नमस्कार। उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान के प्रश्नों का विश्लेषण। तो संविधान के प्रश्नों के विश्लेषण की हमारी 5वीं श्रृंखला है और इनमें जिन भागों का विश्लेषण बच गया है उनके प्रश्न हम यहाँ देखते हैं। तो जो भाग बचे हैं उसमें पहला है भाग 8, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की अगर हम संविधान में बात करें तो संविधान में स्पष्ट है कि संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होगा, जो यहाँ प्रशासक उपराज्यपाल के माध्यम से शासन करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा ए। अगले भाग हम लेंगे पंचायत और नगरीय निकाय के प्रश्नों को, भाग 9 और 9 का संविधान का। भाग 9 और 9 का के पहले क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक सिद्धांत, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। देखिए, मौलिक अधिकार में कहीं भी पंचायती राज की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है और ना ही मौलिक कर्तव्य में ऐसी कुछ व्यवस्था है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भी पंचायती राज के संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करता। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था नीति निदेशक तत्वों में संविधान में वर्णित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में दी गई है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो आपको ये बताना है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो कार्यों की संख्या है 29, इन्हें 29 कार्य सौंपे गए हैं। सही उत्तर है डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 अक्टूबर सन 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां किया गया? तो 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार पंचायती राज का आरंभ भारत में किया गया था और यह आरंभ राजस्थान के नागौर से किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान के नागौर से। इसके बाद हम भाग 14 सेवाएं वाले भाग के कुछ सवाल देखेंगे। भाग 14 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद के सिद्धांत को उल्लेखित करता है? देखिए, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में है। ये प्रसाद यानी प्लेजर का सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि भारत में सभी लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और जब भी राष्ट्रपति चाहें उनको पद से मुक्त कर सकते हैं। इसको प्रसाद का सिद्धांत कहा जाता है और ये संविधान के अनुच्छेद 310 से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम कुछ सवाल निर्वाचन वाले भाग से लेंगे। निर्वाचन वाले भाग से पहला सवाल हमारा है, निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखिए, यहाँ पर केवल निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यदि यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो उसके लिए वही प्रक्रिया अनुपालन करनी पड़ेगी जो भारत में किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए अनुपालन की जाती है, यानी इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया। परंतु यहाँ केवल निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है, तो भारत में निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 और आर्टिकल 327। तो सही उत्तर है आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता भारतीय संविधान में दी गई है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन का अधिकार है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन है विधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो ये एक अधिनियम में वर्णित अधिकार है, इसलिए एक विधिक अधिकार के रूप में मताधिकार को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 में भी मताधिकार की बात की गई है, परंतु मताधिकार एक अधिकार है, तो अधिकार का निर्धारण वहां से होता है जहां पर अधिकार के लिए उपचार भी दिया गया हो। तो यदि कोई व्यक्ति
आपको मत देने से रोकता है तो आप भारतीय संविधान को आधार बनाकर किसी न्यायालय में इसकी मांग नहीं कर सकते। आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को आधार बनाकर अपने वोटिंग राइट की मांग कर सकते हैं, इसीलिए इसे एक विधिक अधिकार माना जाना अधिक उचित होगा। तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन कार्य प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। देखिए यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की जा रही है। बेसिकली आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और किन चुनावों में इसका उपयोग किया जाता है, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति विजित होगा जो एक निर्धारित कोटा प्राप्त करेगा। भारत में व्यवस्था किस किस के संदर्भ में अपनाई जाती है? तो भारत में यह व्यवस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के लिए एक निर्धारित कोटा होता है, तो कुल वैध मतों की संख्या बटे पद प्लस 1, यानी ये कोटा 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित करने का प्रावधान करता है। यानी 50% से एक मत अगर ज्यादा है तो वह चुनाव में विजयी कहलाएगा। और इस कोटे को प्राप्त करने के लिए एकल संक्रमणी मत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें प्रेफरेंशियल सिस्टम में वोटिंग होती है। देखिए ये सब कराने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो ये सब कराने के पीछे उद्देश्य होता है कि राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, या ऐसे वर्ग जो वहां संख्या में कम है या अल्पसंख्यक है उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो इसके आधार पर हम उत्तर देख लेते हैं। बहुमत के शासन को नहीं, ये बहुमत के शासन को लाभ देने वाली प्रक्रिया नहीं है। सरकार में स्थिरता जी नहीं, सामान्य राजनीतिक सोच को जी नहीं, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर इसीलिए व्यवस्था अपनाई जा रही है ताकि अल्पसंख्यकों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाए। अगला प्रश्न है, अगले कुछ प्रश्न हम लेंगे कतिपय विशेष वर्गों के लिए उपबंध थे। तो भारतीय संविधान का भाग 16 है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? इसके लिए आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ है, ये आपको पता हो। तो अल्पसंख्यकों का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में है। 29 अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, और 30 अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके प्रबंधन का अधिकार देता है। देखिए यहाँ पर एक विवाद आया था कि अल्पसंख्यक बेसिकली कौन है और उनकी पहचान कैसे की जाए, ये एक बहुत जटिल प्रश्न था। तो ये बात सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय में पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक स्टेट बाद में 3 आधार बताए जिसके आधार पर अल्पसंख्यकों का चयन किया जाता है। तो पहला कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों का चयन राज्य की जनसंख्या पर आधारित होगा और वह लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे जिनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या में 50% से कम होगी। इसके साथ ही उसने आधार बताया कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण उनकी भाषा के आधार पर होगा जिसमें लिपि भी शामिल होगी, और तीसरी चीज उसने कही कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण धर्म के आधार पर होगा, यानी विशिष्ट धर्म को मानने वाले, विशिष्ट भाषा और लिपि वाले लोग जिनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या में 50% से कम हो वह अल्पसंख्यक कहलाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, धर्म अल्पसंख्यक को पहचानने का आधार हो सकता है क्या? जी हाँ हो सकता है। जाति आधार हो सकता है क्या? जी नहीं, जाति आधार नहीं हो सकता। भाषा आधार हो सकता है क्या? जी हाँ। तो ए और सी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी ए और सी दोनों होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वीपी मंडल? जी नहीं। वीपी सिंह? जी नहीं। काका कालेलकर? जी हाँ। हमारे देश में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था उसको काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और सही उत्तर होगा सी, काका कालेलकर। इसके बाद हम संविधान के भाग 17 भाषा वाले भाग से कुछ सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है आपको बताना है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, सही उत्तर होगा ए,
अंग्रेजी। इसके पश्चात क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। इसके बाद आपको बताना है कि उस राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। पहला ऑप्शन है 1950 के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, जी नहीं। ऑप्शन बी है 1955 बी.जी. खेर जी की अध्यक्षता में, जी हाँ। 1955 में बी.जी. खेर जी की अध्यक्षता में हमें प्रथम राजकीय भाषा आयोग प्राप्त हुआ था, इसका गठन हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले कुछ प्रश्न लेंगे हम संविधान के भाग 18 आपात उपबंध वाले भाग से। तो हमारा पहला प्रश्न है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। वर्तमान में अगर हम आपातकाल के उद्घोषणाओं के आधार देखें जो संविधान में बताए गए हैं, तो उसमें युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। परंतु ये बात कब की कर रहा है, ये तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। देखिए, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था जब भारत की चीन के साथ लड़ाई हुई थी। दूसरा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा 1975। तो 1975 का जो आपातकाल है वह इंदिरा गांधी जी के काल में लगा था और इसका आधार था आंतरिक अशांति। इस आपातकाल के बाद इस आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से रिप्लेस कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, और ऐसा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा किया गया था। यानी इसके पूर्व तक आंतरिक अशांति के आधार पर भी देश में आपातकाल लगाया जा सकता था, और 75 में आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगा था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आंतरिक अशांति। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन, जी हाँ। प्रथम आपातकाल 1962 भारत चीन युद्ध के समय लगा था, और उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जी नहीं, डॉक्टर वी.वी. गिरी नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले कुछ प्रश्न हम भाग 20 संविधान संशोधन वाले भाग से लेंगे। इसका हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस विषय से संबंधित था। देश की सुरक्षा, जी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जी नहीं। स्थानीय स्वशासन, जी नहीं। सही उत्तर है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार। अगर मैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसको जोड़े जाने का कारण क्या था। तो उस समय भारत उसी समय स्वतंत्र हुआ था 1947 में, और उसके बाद ही ये पहला अमेंडमेंट 51 के आसपास किया गया था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में निवास करता था, भारत का नागरिक था, उसको संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार था। यानी अगर सरकार चाहे तो आर्टिकल 19 के अंडर उससे जबरदस्ती उसकी संपत्ति ले नहीं सकती थी, तो उसे सुरक्षा प्राप्त थी संविधान के द्वारा। तो संपत्ति के संदर्भ में सुरक्षा मिलने के कारण जो देश का विकास था वो रुक गया था, क्योंकि सरकार जो है चाहकर भी किसी व्यक्ति की भूमि का एक्विजिशन नहीं कर पा रही थी। तो इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में लाया गया था, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक प्रावधान कर दिया गया कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल होंगे उन विषयों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भारत के न्यायालयों को नहीं होगा, और इसके आधार पर भूमि का एक्विजिशन किया गया। तो ये कारण था भूमि से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित कारण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार। इसके बाद हम देखते हैं, निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। देखिए, भारत में संविधान संशोधन या भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 368 आर्टिकल में दी गई है। यहाँ पर जो संशोधन बताया गया है वो 2 प्रकार का है। ये जो विशेष बहुमत से संशोधन होता है, ये उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 और सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक से संशोधन किया जाता है। और दूसरी प्रकार का जो संशोधन है उसमें विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति को भी शामिल किया गया है। तो ये तो हो गई 368 की बात। यहाँ पर बोल रहा है इसके अलावा संविधान में एक प्रकार से और संशोधन होता है जिसको 368 में देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं किया जाता, केवल वो सामान्य संशोधन होते हैं। कुछ जोड़ना हो संविधान में
या कुछ सामान्य चीजों को बदलना हो उससे संबंधित होते हैं, तो देखिए वो सामान्य बहुमत से होते हैं, यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत केवल। तो ये बोल रहा है कि सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकते, यानी 368 का प्रोसीजर जहां पालन करना पड़ेगा वो कौन से अनुच्छेद हैं या वो कौन से भाग है संविधान के, वो पूछ रहा है। नया राज्य बनाना, ये आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जाता है और इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 368 का प्रोसीजर यहाँ फॉलो नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये 54 में राष्ट्रपति का कोलेजियम है और 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है, यानी 368 का प्रोसीजर इसमें पालन करना आवश्यक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। संघ राज्य की सरकारी भाषा, जी नहीं, ये गलत है। संसद की न्यूनतम उपस्थिति कोरम के संदर्भ में, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी, ये भी गलत है। सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। इसके साथ ही हम अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।